ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। हम एक दूसरे को देख के मुस्कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हमारे जा रहे हैं वो इतने गंभीर हैं कि कभी कभी लगता है कि बंदा उस पर रोए या हंसे या दोनों करे। आज आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं उसमें जो 2-3 इक़दामात हुए हैं उससे मार्केट्स हिल गई हैं, लोग हिल गए हैं, मुल्क तो पहले से ही हिला हुआ है। उसका ख़ुलासा छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट बैंक ने अगर आपको पता नहीं है आज शरह सूद में 3% का इजाफ़ा किया, जिसके बाद मुल्क की जो शरह सूद है वो 20% पर है, जो कि अक्टूबर 96 से समझें कि सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह है शरह सूद की। गवर्नमेंट का ये कहना होता है जब इस तरह होता है कि हम महंगाई पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई का हाल ये है कि वो अपनी 55 बरस की सबसे ऊंची सतह पर है। गुज़श्ता रोज़ जो आदाद-ओ-शुमार आए उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सालाना 31.5% है। इसी के साथ एक और ऐलान आया कि बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें 3 रुपये 30% का इजाफ़ा किया जा रहा है। एलसीज़ बंद हैं, हमारे जो इंपोर्ट है वो बंद है, और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है जिस पे हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट चाहिए उस पर अभी तक एक सवालिया निशान है। इन सारे मामलात पर हम बात करते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमें जॉइन हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था आज आप काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पर गए, आपकी बड़ी डिमांड है मीडिया पे। काश गवर्नमेंट में भी आपकी यही डिमांड होती तो हम यहाँ पे ना होते। लेकिन अगर मैं सबसे पहले आपसे आपका इम्प्रेशन लूँ कि ये जो इक़दामात हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये नागुज़ीर थे क्योंकि आईएमएफ बहुत ही एक टफ़ लव शो कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जब तक आप ये करेंगे नहीं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। क्या गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन रह गया था? शुक्रिया। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास तो कभी भी ऑप्शन नहीं था। फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स जब उन्होंने मुझे हटाया था, आईएमएफ के अलावा तो कोई आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है नहीं। आईएमएफ तो जब आपकी मईशत को कोई नहीं थामता है तो आईएमएफ आपका हाथ पकड़ता है। तो एक मुल्क जो कि मकरूज हो, जो हर साल ज़्यादा कर्ज लेता हो, जिसने $100 बिलियन का कर्ज ले चुके हों डॉलर्स में दुनिया के ममालिक से, और अपने मुल्क से 31 अरब रुपए का कर्ज ले चुके हों, उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। आप बजट का भी खसारा कर रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट का भी खसारा कर रहे हैं, तो आपके पास आईएमएफ के पास तो जाना था। अब उसके बाद आपने जो भी ताख़ीर की या गलत फैसले लिए या गलत पॉलिसियाँ अपनाई हैं, तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम पहुँचे हैं इसमें कुछ चंद माह की बात नहीं है। मैं सच्ची बात ये बताऊं कि ये 70-75 साल के अंदर जो गलत फैसले कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस सदी में जो हमने गलत फैसले करे हैं, इस सब का अब जो है वो हमको इसका सबका गलत फैसलों का कर्ज उतारना पड़ रहा है। कोई उम्मीद की किरण है मिफ्ताह साहब? क्योंकि मजाक के अलावा मतलब हम आपस में बात करें, मैं कहीं जाऊं, किसी से भी मिलूं, बड़ा छोटा कोई भी, इतनी नाउमीदी मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और सबका यही है कि यार आईएमएफ आ भी गया, क्या 3-4 महीने निकल जाएंगे हमारे? हाँ, 3-4 महीने हम अपना किचन चला लेंगे। हम अपनी हरकतों को तो तब्दील करना नहीं चाह रहे। ये भी जो अभी जो ऑस्टेरिटी और वगैरह हो रही है, ये तो ऐसे ही है ना कि मुर्दे का वजन कम करने के लिए वसत साहब जैसे आप कहते हैं उसके बाल काटने हैं आप। तो क्या आपको कहीं पॉलिटिकल विल या कैपेबिलिटी नजर आती है या जहानत नजर आती भी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कॉम्पिटेंस का तो बिल्कुल फुकदान है हमारी सियासी पार्टियों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी डिफरेंट स्टेक होल्डर में कॉम्पिटेंस बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो ये समझ भी नहीं रहे कि क्या मसले हैं पाकिस्तान के। और मैं आपको ये बताऊँ, देखें, दो तीन लेवल पे मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक जिस मुल्क में आपके 50% बच्चे स्कूल में नहीं हो, जिस मुल्क में 80% बच्चों को खुराक सही नहीं मिलती हो, जिस मुल्क में 40% बच्चा स्टंटेड हो, उस मुल्क के अंदर आप इकोनॉमिक पॉलिसी से मईशत अच्छी नहीं कर सकते। आप थोड़ी बहुत पॉलिसी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हम तो गरीब ही रहेंगे ना, क्योंकि आधे बच्चे तो खानगी से भी महरूम हैं। सो एक तो ये बात हो गई। अब इसको आपने स्ट्रक्चरल इतने मसाइल पैदा कर दिए इस मुल्क के अंदर कि वफाक के पास तो पैसे ही नहीं है। वफाक इज गोइंग टू स्कर्ट विद बैंक्रप्सी। आप
और हम जो मैं बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं आप लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये फैसले करने ज़रूरी हैं कि वफाक अगर 60% पैसे अपने सूबों को दे देता है, एक पैसा खर्च वफाक ने कम नहीं करा अपना, डबल आपने मिनिस्ट्रियाँ चलाई हुई हैं, तो आप ये सस्टेन नहीं कर सकते। अब आपने उसके बाद आपने सूबों को जो है आपने जो पैसे दिए उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली कि भाई आप अपना रेवेन्यू जमा करें, तो वहाँ पे वो पैसे खर्च कर रहे हैं एज इफ इट्स गोइंग आउट ऑफ फैशन, और यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है। तो ये भी आपको मसला सुलझाना है, आपको अथॉरिटी भी देनी है, ऑटोनॉमी जरूर दें आप सूबों को, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। उसके बाद आप टैक्स भी नहीं जमा करना चाह रहे, आप लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगा ले जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, एग्रीकल्चर टैक्स आपके मुल्क में नहीं है, आपके ऊपर आप दुकानदारों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, तो आप ना टैक्स सही तरीके से ले सकते हैं, ना आप अखराजात कम कर सकते हैं, ना आपने गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ठीक करना है, ना आपकी गवर्नेंस इफेक्टिव है। हम 20 साल से करंट अकाउंट डेफिसिट लेके बैठे हैं, हर हुकूमत आती है बोलती है हम करंट अकाउंट डेफिसिट कम करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हम ये नहीं कर पा रहे। 90 अरब रुपया इस साल पीआईए नुकसान करेगा, क्या फायदा है पीआईए का हुकूमत में रखने का, आप क्यों नहीं निष्कारी कर देते? 90 अरब जी मिफ्ता साहब जी, ये जो आप बातें करें, ज़ाहिर है कि ये हम जानते हैं कि ये हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। इस वक्त ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पे हो रही है कि पिछले 5 माह में उन्होंने जो ताख़ीर की उसने हमें यहाँ पे पहुँचाया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये भी नज़र आ रहा है ज़ाहिर है कि उन्होंने वो जो है इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं इस सारे के लिए, और फिर IMF के साथ भी जो है उनकी जो बयानबाजी रही, बल्कि अभी इस हफ्ते भी ये बयान सामने आया कि जी IMF जो है वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है। तो मैं अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि आज जो कुछ हुआ है मुल्क में या इस हफ्ते जो हो रहा है उसमें कितना अमल दखल है कि ये IMF जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा उनकी हर शर्त मानने के अलावा। देखिए, आपने जब हफीज शेख साहब थे, मगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त है, हफीज शेख साहब थे, हफीज शेख साहब ने 4 एक साथ कोविड के बाद 4 एक साथ 3 रिव्यू एक साथ किए। जब हफीज शेख साहब ने 3 रिव्यू करे कोविड के बाद, IMF का प्रोग्राम बहाल किया और कुछ मुश्किल फैसले लिए, तो IMF ने आपको पैसे दिए। जैसे IMF ने पैसे दिए, इमरान खान साहब ने हफीज शेख साहब की छुट्टी करी, शौकत तरीन ले आए। शौकत तरीन ने जो बजट पेश किया उससे मुआहदे का कोई ताल्लुक नहीं था IMF का, वो अपनी मर्जी का बजट पेश करा। जब उनको पैसे नहीं आए और यहाँ पे डिप्लीशन शुरू हुई तो वो दौड़े दौड़े गए IMF के पास। नवंबर में IMF से इन्होंने मुआहदा किया, IMF ने पैसे दिए आपको फरवरी में। जैसे पैसे दिए आपने 3 दिन बाद जो है वो IMF का मुआहदा तोड़ा और आपने बोला कि नहीं, हम 212 रुपए का डीजल खरीदेंगे लेकिन बेचेंगे 146 रुपए में, हम 190 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन बेचेंगे 150 में। आपने फिर एक मरतबा सियासत को तरजीह दी। उसके बाद हम आए, हमने जो भी मेहनत करी, जितना भी पार्टी के अंदर से मुखालफत थी, जहाँ पे भी थी, हमने जाके बजट, IMF ने कहा बजट दिखाओ, हमने बजट दिखाया, उन्होंने एग्रीमेंट किया। जुलाई में एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने सितंबर में पैसे दिए। जैसे पैसे दिए आपने हमको भी, मुझे भी निकाल दिया। मुझे निकाल के जब डार साहब आए, उन्होंने कहा मैं IMF को आंखें दिखाऊंगा। तीसरी मरतबा आपने IMF से एग्रीमेंट किया, पैसे लिए, पैसे जो है वो आपने एग्रीमेंट तोड़ा। हम इसको IMF कहते हैं, हम इंडिविजुअल का नाम नहीं लेते, वो भी इसको पाकिस्तान कहते हैं। उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि शौकत तरीन था या मिफ्ता था या हफीज शेख साहब थे या इदार साहब थे। ये तो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों को जब पैसा देते हैं ये, उसके बाद जो एग्रीमेंट तोड़ते हैं। क्या ये मैं और आप बात नहीं समझते कि अगर IMF की अगली ट्रांच आएगी तो हुकूमत फिर जो है वो तशद्दुद का शिकार हो जाएगी और शायद अपने रिफॉर्म्स वापस ले लेगी? तो IMF को भी इस चीज पे डर लगा है। तो एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके बाद जो दोस्त ममालिक जिनसे मैंने भी मदद ली थी कि आप IMF से बात करें, सऊदी अरब के वजीर को मैंने कहा था कि IMF से बात करें, उनको समझाएं कि हमारी मदद करें वगैरह वगैरह। हम दोस्त ममालिक को भी आपने बदजन कर दिया। कितनी मरतबा वो आपको चेक लिखेंगे और कितनी मरतबा आपको बेल आउट करेंगे, IMF से बात करेंगे, आपने उनको बदजन कर दिया। तो फिर जब आपके पास एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, ICU में आपको जाना है, डॉक्टर आपको बोलता है आप सेहत ठीक करो, आप बोलते हैं तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि वॉक करना शुरू करो, तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि सिगरेट पीना छोड़ो? तो फिर यही होगा। मिफ्ता साहब, ये जो आपसे सारी बातें की हैं और बिलखसूस आपने जो बातें की है ना, स्ट्रक्चरल और पूरी, मैं एक जानना चाह रहा हूँ, आप एक इंसाइडर हैं, रहे हैं, अभी भी आपके कॉन्टैक्ट्स मतलब हर पार्टी के साथ हैं, और आप एक ऐसे शख्स हैं जिनको मतलब मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है कि आपसे बात तो की जा सकती है, राइट? यकीनन एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका एक बहुत अहम किरदार रहा है हमारी सियासत में, मुल्क को चलाने में भी, ये जो स्थानों को मिला के अब ये जो बातें जो आप कर रहे हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी ये मेरे को इंसाइट सब मानते हैं, उसूली तौर पे सब जानते हैं, और ये वाज़ेह है, ठीक है, रात है, हमें पता है।
तो क्या मतलब मसला क्या है? क्या वो मतलब ये ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं कि कोई मौजज़ा होगा और सब सेट हो जाएगा? मतलब डू दे रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने गुजारिशात करी है वो रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस बात से बिल्कुल बावर नहीं है कि ये चीज़ें करना जो है एकदम अर्जेंटली ज़रूरी हो गई है। सब ये बात समझते हैं कि हाँ यार कभी ना कभी सर्कुलर डेट ठीक करना है, सब ये बात समझते हैं कि हाँ कभी ना कभी एनएफसी को हमको रीलुक करना है, सूबों को थोड़ा से अपने इख्तियारात दें कि खुद पैसे जमा करें, हमारे ऊपर ना करें। सब ये बात समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, सब ये समझते हैं कि बजट डेफिसिट कम करना है, लेकिन वो कल करने की बात करते हैं। वो कल तो आई नहीं रही हमारे यहाँ। मतलब आप आईएमएफ के प्रोग्राम पे आप बोलते हैं कि ये कोशिश करें कि ये आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन फिर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिसके तहत ये आखिरी प्रोग्राम हो। अगर आप देखें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर वो बार बार आईएमएफ के पास जाएगा। आईएमएफ इज गोइंग टू एन आईसीयू। आप मतलब किस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल हुकूमतें हैं कि हम अपना आईएमएफ का मतलब क्या है कि प्रोग्राम आपको देता है आईएमएफ की इस तरह से हुकूमत चलाओ। हम किस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल हुकूमत है कि हमको आईएमएफ से पूछ के प्रोग्राम करना पड़ता है। हमको खुद समझ में नहीं आती कि ये इतने डेफिसिट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें खुद समझ में नहीं आती कि अगर आपको 80 रुपए का बिजली का यूनिट पड़ रहा है तो आप उसको 15 रुपए में नहीं बेच सकते। हमें क्या खुद समझ में नहीं आती कि 212 रुपए का डीजल है तो 146 रुपए में ना बेचो। तो जब ये एक सियासी पार्टी नहीं कर रही है, हमने माशाल्लाह देख लिया, हमने तमाम सियासी पार्टियां देख ली, हमने हाइब्रिड देख लिया, हाइब्रिड लाइट देख लिया। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई चीज होती नहीं है इफेक्टिवली। यार ये अब ये एक पॉइंट है जो बार बार लोग इस पर जिक्र करते हैं और मैं आपसे भी आपके सामने भी पेश करना चाह रहा हूँ कि जी देखिए, असल में जो फैसले लेने हैं ना वो इतनी पॉलिटिकली पेनफुल होते हैं कि कोई सियासी हुकूमत वो ले ही नहीं सकती। अच्छा, ये वाली जो हुकूमत है इसकी तो गले के ऊपर वैसे ही खान साहब ने छुरा रखा हुआ, ये तो कुछ करने के लिए तैयारी नहीं है, तो मैं ख्याल है शायद इलेक्शन करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो एक जगह लोग कहते हैं कि यार नहीं, अब हमें ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो डंडा फेरे और सब सेट हो जाए। लेकिन आमरीत में भी जहां पर आपको कोई पॉलिटिकल कैपिटल का तो मसला नहीं होता, हमने देखा है कि ये जो हार्ड डिसीजंस हैं ये उन दिनों में भी नहीं ली गई। इसके पीछे क्या था? क्या लोगों को खुश करना था? हमने डंडा फेरा। अयूब खान के जमाने में माशाल्लाह आया, डंडा फेरा, फायदा हुआ। आपने एवरेज बंगाली की इनकम जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान से और आपको फायदा हुआ। मतलब हमने जनरल जियाउल हक ने डंडा फेरा है, आज भी आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मतलब हमने जब मुशर्रफ साहब के जमाने में आपको फिस्कल स्पेस मिली, आप एक जंग में चले गए या मजबूरन, चलो जो भी वजह थी, आपको फिस्कल स्पेस दी, दुनिया ने आपके कर्ज कुछ माफ करे, कुछ रीस्केड्यूल करे, आपने वो फिस्कल स्पेस भी खर्च कर दिया, आपने इंपोर्ट पे उड़ा दिए पैसे। तो हमने तो मतलब हमारे यहाँ तो सच्ची बात है कि हमको तो आमिर भी अच्छे नहीं मिले, वो भी चिली वाले नहीं मिले हमको, तो ये आमिर भी वो मिले जो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते थे। पॉपुलैरिटी इज इन अ वे वैनिटी इन अ सेंस। तो हम देखिए, लेकिन सच्ची बात ये सीरियसली कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारा गलत है। हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर गलत है। जब तक कि हम हुकूमत को लोगों के लिए आसान नहीं कर देंगे, लोगों की बराह रास्त नहीं कर देंगे, लोगों को नीचे लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, हम तो इजारादारियों से इजारादारियों पे जा रहे हैं, मुनाफली से मुनाफलीस पे जा रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल वी ब्रिंग इट टू द लोकल लेवल, आप और बहुत सारे नए सियासी लीडरान को आप पैदा करें, डिफरेंट जगहों से, लोकल गवर्नमेंट से लेकर आए, लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मतलब तो फिर तो ना ही समझे ना मुफ्ता साहब। नहीं, देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है। देखिए मेरे ऑप्शन जब आईएमएफ के पास नहीं जरा सा देखें, आप आईएमएफ के पास गए इसलिए गए कि अब ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर मैं इस बात पे मेरा ईमान है कि एवरेज बांग्लादेशी जो है या एवरेज इंडियन है वो हमसे ज्यादा तेज नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। हम क्यों पीछे रह गए? तो हम हमारी कुछ ना कुछ गलती है ना। जो मैं उस दिन मैंने लिखा है कि जब पहले 10-11 साल के अंदर हमने 7 वजीर आजम चेंज करे, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बनाए। इस वक्त बांग्लादेश के पास $40 बिलियन है, वो नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी चले गए वो आईएमएफ के पास। हालांकि हसीना वाजिद साहिबा जो है वो तो डिक्टेटर है, अथॉरिटेरियन है, कोई इलेक्शन ईमानदारी से नहीं करवाती, लेकिन फिर भी चले गई कि यार अपने मुल्क को ठीक कर लो। तो हम तो कोई फैसला नहीं ले सकते, तो फिर क्या फायदा है? अगर इमरान खान साहब आए, आज उनके बड़े शहदाई हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या वो 4 साल में इमरान खान के आपको कोई मईशत में बेहतरी नजर आई?
मिफ्ताह साहब, अभी तक आपने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम एक ब्रेक लेने के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले आगे 6 माह 1 साल कैसा नज़र आ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान माशी तौर पे फिसल मंडे पे है, इसको रोका भी जा सकता है या नहीं, इसी पे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब से बात हो रही है। मिफ्ताह साहब, आपने ज़ाहिर है कि बहुत ही तफसील से एक एक पहलू को लिया और कूज़े में दरिया समेटने की कोशिश की। आपने फरमाया कि टैक्स का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह की बात की आपने। मुझे लग रहा है कि 2-3 आइलैंड्स हैं, वो आइलैंड्स हैं और उनको आप टच नहीं कर सकते। मसलन उनके एक तो आइलैंड है डिफेंस, दूसरा आइलैंड है जुडिशरी, और तीसरा आइलैंड है ये जो इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग तबका 80s से उभरा है। उनको आदत ही नहीं है, उनको सिर्फ ये आदत है कंसेशन की, सब्सिडरीज़ की और इस तरह की चीज़ों की जो आम आदमी सिर्फ हसरत से तक सकता है। और ये पाकिस्तान शायद उन चंद ममालिक में से है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन सबसे ज़्यादा है। मसलन मज़दूर जो है वो माचिस पे भी टैक्स देता है, और इस्लामाबाद क्लब में जो माचिस है वो भी सब्सिडाइज रेट पे है। इस सूरत हाल में हमारे ऊपर जो पॉलिसी साज, डिसीजन मेकर मुसल्लत हैं, उन्होंने बस ये करना है कि उन्होंने अपना ऑलरेडी इंतज़ाम कर लिया है। यूएई में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी कोई भी मुल्क का नाम आप ले लें, उन्हें बस ये करना है कि जब कश्ती डूबने लगेगी तो वो EK-301 के फर्स्ट क्लास में बैठ के फ्लाई कर जाएंगे। मुझे और आपको पीछे रहना है। क्या कर लेंगे हम? सर देखें, जो लोग जा रहे हैं, अगर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हाल ये हो गया है कि अगर हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हम सब डूब जाएंगे, और जिसकी यहाँ पे सनत जो इंडस्ट्रियलिस्ट सब्सिडी ले रहे हैं और सब्सिडी मांग रहे हैं वो भी डूब जाएंगे, और जो जुडिशरी और आपने आर्मी की बात की वो भी सब डूब जाएंगे। सर ऑलरेडी उन्होंने अपना जो असल माल है शिफ्ट कर लिया है, कहाँ से डूब जाएंगे वो? नहीं सर, सबको मिलकर इस मुल्क को बचाना है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी ये चाहता है कि मुल्क बचाए। और इस वक्त जो है, देखिए मैं आपको सच बताऊं कि एक तो जो वफाक के अंदर मिसाल के तौर पर हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कोई भी करंट अकाउंट है, जो खर्चा है, करंट खर्चा जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे वो डिफेंस हो या हुकूमत की सिविल गवर्नमेंट का हो, इन्फ्लेशन से कम होगा। हमको पेंशन रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं, हमको NFC रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। सूबों के अंदर हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि यार अगर हम आपको 1000 अरब रुपए आप एजुकेशन पे बच्चों के खर्च कर रहे हैं तो आधे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं है? आपका एवरेज बच्चा जो है पाकिस्तान भर में 27 नंबर क्यों ले रहा है साइंस पे, वो फेल क्यों हो रहा है? बलूचिस्तान में 10 में से 8 स्कूलें बंद क्यों पर रखी हुई हैं? मतलब ये सब चीज़ें आपको जवाब हमको चाहिए। हमको स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हर बच्चा यहाँ पे जो पैदा होता है, एक तो पॉपुलेशन, मैं शायद अपनी बात समझा नहीं सका, वो समझा दी है, लेकिन इसका और कोई जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गया। अच्छा अब देखें ना, ये जो करना तो चाहिए, ये जो लफ्ज चाहिए, ये जो लफ्ज चाहिए है ना, ये जो लफ्ज चाहिए है, ये 75 साल में ये जो लफ्ज है, एक चाहिए, करना चाहिए, यही हमारे लिए दीमक बन चुका है। और अब इस वक्त हम ये सूरत हाल है कि हम और आप जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस स्टेज पे हाइपर इन्फ्लेशन की सीढ़ियों पे चढ़ चुका है ये मुल्क। और हाइपर इन्फ्लेशन आप जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं कि वो क्या होता है। कर रहे हैं कि जिसने, देखें इस वक्त में आपको देखें, जिसने मुल्क से छोड़ के भागना है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो मुल्क से पैसे लेके चले जाएगा उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि अगर हम अपना डिफॉल्ट रिस्क कम कर दें तो जो कैपिटल फ्लाइट हो रही है वो कम हो जाएगी। कैपिटल फ्लाइट की एक वजह ये भी है ना कि हमने डिफॉल्ट रिस्क अननेसेसरली बढ़ा दिया। अब आप तो कहें कि जो बात करते हैं डिफॉल्ट की वो मुल्क दुश्मन है, तो उससे कोई फायदा नहीं। डिफॉल्ट की बात तो होगी क्योंकि आप उस नहज पे लेकर आए, वो मुल्क दुश्मनी है। मुल्क दुश्मनी है कि आपने ये इक़दामात लिए हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। तो अब हमने जो है वो, मतलब आपने डिफॉल्ट का रिस्क कम करेंगे, कैपिटल फ्लाइट नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो पाकिस्तानी या कनाडा जाएगा, दुबई जाएगा, जहां पे भी चले जाए, वो होगा सेकंड क्लास सिटीजन। इस मुल्क में ही आप फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं,
ये जो जितना भी आप पैसा लेके चले जाएं, मतलब ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तो ये जितने जो भी लोग जाना चाह रहे हैं साहूकार लोग, भले उन्होंने अपने वो भेज दिए हो पैसे, ये मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट क्लास सिटीजन आप इस मुल्क में ही। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको समधियाना बचाना है या मुल्क, तो आपका क्या जवाब होगा? लोडेड सवाल। चले तो आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी नहीं, मैं अपने आप से ऐसी रिटोरिकल क्वेश्चन। मेरा आपसे एक सवाल है, और ये मतलब मईशत के बारे में नहीं है, सियासत के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना एक तरह से। आपको लग रहा है मिफ्ता साहब कि इस साल इलेक्शन होंगे? सर देखें, मैं आपने मुझे जो मुझे दावत दी है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके शो पे आया हूँ, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि आपने एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट के हिसाब से दावत दी है, पॉलिटिकल नजूर नहीं हूँ सर। आप री-इंटरप्रेटिंग ग्रुप के एक फाल रुकन भी है ना, री-इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले उस मोल्ड में आ जाए ना अब आप। सर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूरी हैं, और अगर कोई भी ऐसी हुकूमत होती है जिसके अंदर इलेक्शंस का दखल नहीं होता, तो वो मुल्क के लिए, मुल्क के लॉन्ग टर्म मफाद में नहीं है। इसलिए मेरी तमन्ना है और मेरी दुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर में वक्त पे हो जाए। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, जाते जाते अगर ये मुझे बता दें कि सब हमारे बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में महंगाई और ऊपर जाएगी, शरह सूद और ऊपर जाएगा, डॉलर भी और ऊपर जाएगा, आप भी ऐसा ही होता देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर हम डिफॉल्ट रिस्क कम कर देंगे तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, तो डॉलर ऊपर नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इससे IMF का एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, थोड़े से बाहर से पैसे आना बहुत जरूरी है, डिफॉल्ट करें जरूरी है। महंगाई तो अब देखें ना कि आज अगर आपने डॉलर 20-30 रुपए बढ़ गया है, तो घी, तेल जो आप इंपोर्ट करते हैं, गंदम जो आप इंपोर्ट करते हैं, यूरिया जो आप इंपोर्ट करते हैं, मिल्क पाउडर जो आप इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी। दालें जो आप इंपोर्ट करते हैं तो ये महंगी हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि फिर हुकूमत को एक इन्फ्लेशनरी स्टेप लेना चाहिए जिससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आप मिनिमम वेज भी बढ़ाएं। आप जो 25,000 रुपए अंदर या 25,000 रुपए में अब जो भी एक साल पहले गुजारा था वो आज नहीं हो सकता, तो कम से कम आप 30 तो ले जाएं, अगर 35 नहीं ले जाते। ये इन्फ्लेशनरी स्टेप है, लेकिन ये ले जाएं, और फिर आप इंडस्ट्रीज को लेकर बैठे कि यार ये क्या कर रहे हो, 35,000 रुपए दो या 30,000 रुपए दो और उसको लेकर जाओ। एंड ये सूबों के साथ मिलकर हुकूमत को ये भी करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ चीज। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। सियासी सवाल के लिए माजरत। एक मैं बस आखिरी चीज कहना चाह रहा हूँ, अगर हुकूमत की आप सीरियसनेस देखना चाहें, एक तो इसहाक डारी जो मुल्क दुश्मन नासिर की बात की है ना, ये इसहाक डार साहब का जुमला है। एहसन इकबाल साहब का आप सिर्फ सुन ले आज। हाँ, डॉलर का सुप्रीम कोर्ट के 3-4 या 2-3 फैसले को सलामी। मतलब देखो किस चीज को आप किस चीज के साथ लिंक करने हैं। इकबाल साहब, इतना लोगों को बेवकूफ मत समझे, खुदा का नहीं, इनसे उम्मीद नहीं थी, ये तो बाहर के पढ़े लिखे हैं यार। सर किसी से आपको उम्मीद नहीं रही। वक्फा ले लें। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मईशत की, तो अब हमारे जो वसाइल हैं, जो थोड़े बहुत हैं, उनकी तकसीम आपको पता है कि आबादी की बुनियाद पे होती है, और आबादी की जो गिनती है वो हर 10 साल होती है। मुल्क में एक आइनी इदारा है जिसका काम है मरदमशुमारी कराना, ये अदाद-ओ-शुमार हुकूमत के हवाले करना। उसका नाम है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अब जब भी हमारे यहाँ हुई है मरदमशुमारी, तो उस पर बड़े इल्ज़ामात भी लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, बदनीयती की भी बातें सामने आती हैं। मसलन 2017 की मरदमशुमारी आपको याद होगा कि कराची के जो सियासी समाजी हलके हैं, उन्होंने काफ़ी एतराज़ किया कि मुल्क के सबसे बड़े शहर की आबादी को कम कर दिखाया गया। इस साल मुल्क में तारीख़ में पहली बार डिजिटल सेंसस जो है वो शुरू हुए हैं। ये भी कहा गया है कि ये जनूबी एशिया में पहली बार है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है सेंसस के लिए। मरदमशुमारी का ये जो अमल है ये 20 फरवरी से शुरू हुआ है। उसके बाद 1 मार्च से फील्ड सर्वे भी चल रहा है, जिसमें कोई 1.25 लाख जो स्टाफ है वो घर घर जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है ये कैसे हो रही है? कहा जा रहा है कि इसमें 2 साल की मेहनत है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईमुज़ ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर ये हमें समझा दें, ज़ाहिर है काफ़ी लोगों को पता है, उनके घर पे लोग आ चुके हैं आईपैड लेकर और ये डेटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जिनको पता नहीं है कि ये डिजिटल सेंसस जो है ये किस तरह से हो रहा है और जो आम कागजी जो होती है मरदमशुमारी उससे किस तरह मुख्तलिफ है।
देखिए, ये उसूली तौर, सबसे पहले तो डॉन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया और मैं बात कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। ये जो रिवायती तरीका है, कागज़ और कलम लेके न्यूमरेटर घर घर जाता है, इन प्रिंसिपल उससे किसी भी तरह मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने कागज़ की जगह आपने एक डिजिटल डिवाइस टैबलेट रख दी है, और जो वो नक्शे लेके जाता था, प्रिंटेड मैप्स, इसमें किसी भी न्यूमरेटर को पता चलता था कि उसको कितने ब्लॉक्स में न्यूमरेशन करनी है। ब्लॉक का मतलब 200 से 250 घर होता है। तो इस दफ़ा वो ब्लॉक्स उसके पास टैबलेट में है, और उसमें जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स या जो एक्सेस के प्रोटोकॉल्स, क्रेडेंशियल डालने की या जो भी उसको एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें, वो टैबलेट में। तो इन प्रिंसिपल किसी तरह भी अलग नहीं है। वो पहले भी ये होता था कि जो सेंसस के कंडक्ट के लिए आप पूरे पाकिस्तान को उसके इंतजामात के लिए ब्लॉक्स में तकसीम करते थे। 2017 में आपके पास तकरीबन 1,69,000 ब्लॉक्स थे। अब वो बढ़कर 1,85,000 से कुछ ज़्यादा हो गए हैं। और तहसील इसमें आमतौर पे आपका हब ऑफ एक्टिविटीज़ होता था। अभी भी वही है कि पहले आप कागज़ तहसील भेजते थे, असिस्टेंट कमिश्नर वो फॉर्म्स रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स के न्यूमरेटर में तकसीम करता था, वो उसको भर के लेके आते थे, पड़ताल होती थी और साइन ऑफ करता था, जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ थी। इस दफ़ा वही काम है कि टैबलेट्स और डिवाइसेस तहसील में जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लॉगिन की आईडीज़, नक्शे, इन्यूमरेटर के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उसमें फेड हैं पहले से, और वो इन्यूमरेशन कर लेंगे। बस एक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और जो टेबुलेशन जिसमें सालों लगते थे, अभी हफ्ते का या 2 हफ्ते का काम हो जाएगा। अच्छा, तो और जी जी और स्ट्रक्चर, तो जो वो शिकायत रहती है कि जनाब आपने इस इलाके को छोड़ दिया, आबादी कम दिखा, तो वो वेरीफाइबल एविडेंस होगा कि जी आपके पास आए थे, ये उसका पूरा ट्रैक है, इन्यूमरेटर जो गया है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद उसने आपके घर को जियो टैग किया फलाने वक्त फलाने दिन। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि लोग खुद भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या खुद भी अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा अहम सवाल है, क्योंकि आज ऑफिस में ही जब हम बात कर रहे थे कि जी हम डिजिटल सेंसस पर बात कर रहे हैं, लोगों ने कहा कि वो क्या है, तो काफी लोगों को पता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा अगर हमें समझा सके कि जैसे कि मैं अगर चाहूं कि मैं अपनी एंट्री करूं या मैं अपने घर की एंट्री करूं, कैसे किया जाए? देखिए, इसमें 13 जनवरी 2022 को जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने हमारा वर्क प्लान और पूरा ये तरीका अप्रूव किया था, उसमें 12 अहम सिफारिशात थी। उसमें एक ये थी कि मल्टी मॉडल डेटा कलेक्शन करेंगे, यानी आप न सिर्फ डिवाइसेस लेके लोगों के पास जाएंगे, बल्कि लोगों को भी एक्सेस देंगे। आप एक पोर्टल बनाएंगे कि कोई अपनी कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी में इसको घर से या कहीं से भी बैठ के किसी वक्त करना चाहे, एक दी हुई मुकर्ररा मुद्दत में तो कर पाए। तो ये 20 फरवरी से 3 मार्च तक ये लोगों के एक्सेस में रहेगा, कल तक। लेकिन अभी हमें सूबों से, तो उसमें अभी करेंगे कि आप साइन अप करेंगे पोर्टल पे जाके, ये self.pbs.gov.pk पे, ये हमारी वेबसाइट पे भी है एड्रेस, तशहीर में भी किया है हमने सारे मीडिया से। उसमें आप साइन अप करेंगे और उसके बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा, उसको आप दर्ज करेंगे तो आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म में आप अपनी ज़ाती और घर के कवायद डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, तो ये एक आर्जी सर्वर पर स्टोर हो जाएगा। फिर जब हमारा जो इन्यूमरेटर है आपके घर जब आएगा इन्यूमरेशन के लिए, तो वो आपसे पूछेगा कि जनाब आपने खुद शुमार किया अपने आप को, आप कहेंगे हाँ, तो आपके पास एक QR कोड आया हुआ होगा, वो आप उसको दिखा देंगे, वो स्कैन करेगा, तो आपका जो डेटा है वो आरजी सर्वर से एक जो रेगुलर सर्वर पे चला जाएगा और आप इन्यूमरेट हो जाएंगे, और उसी दौरान हमारा इन्यूमरेटर आपके घर को जियो टैग भी कर देगा, तो ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। तो ये सिक्योर्ड निज़ाम है पूरा। सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल से लोग अपनी कन्वीनियंस में लोग अपने आप को इन्यूमरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं किया या फर्ज करें डेटा गलत है, कि सपोज दे वांट टू डिस्कार्ड इट, तो जब इन्यूमरेटर आएगा तो आप अपने आप को करा ही सकते हैं, ऐसा ये ऑप्शनल है। अच्छा, बगैर CNI से के जो लोग हैं उनका भी होगा, एंट्री होगी बगैर, मैं सुन नहीं पाया, जिनके पास ID कार्ड नहीं है, CNIC नहीं है? नहीं, इसमें वो भी ऑप्शनल है कि अगर आपके पास अगर ID है, लीगल ID, CNIC या पासपोर्ट जो भी, वो आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी वजह से नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको शुमार नहीं करेंगे, शुमार आपका बहर तौर होगा। ओके,
तो अब ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसे मैं कहता, कोई इसके बारे में कोई मालूमाती कैंपेन या कोई ऐसी चीज अभी तक देखने को नहीं मिली, तो क्या मतलब बजटिंग का इशू है, क्या है? बजटिंग का सर हमारा कोई डीप पॉकेट का इदारा नहीं है, सरकार के बजट भी बड़े लिमिटेड हैं। इश्तहारी जो मीडियाज हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल पे इश्तहारात हैं, इनकी तारीखें भी दी गई हैं, लेकिन बात यह है कि जितने फ्लूइड कंडीशन है अभी बदकिस्मती से मुल्क की, उसमें नक्कार खाने में वो तोती वाली बात हो जाती है। सही बात। आपकी मेहरबानी है कि आपने इतने अहम मौजू को देखा और आपने ये प्रोग्राम किया, अपना ये कोशिश पूरी की, लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी में मस्बत बात कहने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, तो अभी तक कम लोगों ने किया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आईनी एतबार से हर 10 साल बाद मरदम शुमारी होती है, तो इस एतबार से 2017 के बाद 2027 में होनी चाहिए। ये जो 2023 में हो रही है, क्या ये वही मरदम शुमारी है जो आईनी लिहाज से लाजमी है, या ये माशी मरदम शुमारी है? क्या है ये? देखिए, मरदम शुमारी की आईनी हैसियत तो इलेक्शन की हल्का बंदियों के साथ जुड़ी हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है, उसमें लिखा है कि जब आप इलेक्शन करेंगे तो जो भी लेटेस्ट अप्रूव रिजल्ट्स होंगे मरदम शुमारी के, वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस लिहाज से हमारी इदारे की आईनी हैसियत है। बाकी जो 2017 की आपने बात की, तो उस वक्त सिंध से दोनों जो मेजर सियासी पार्टियां हैं हमारी, MQM और पीपल्स पार्टी, इन्होंने नतीजा नहीं माना था और फिर इलेक्शन 2018 सामने खड़ा था। तो जब मामलात ने तूल पकड़ा तो ये कहा कि जनाब प्रोविजनल रिजल्ट पे, क्योंकि उस वक्त तक रिजल्ट्स फाइनलाइज नहीं हुए थे, CCI करता है, तो इन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट पे इसकी वही आईनी हैसियत होगी जो 2017 की मरदमशुमारी की थी। हाँ बिल्कुल, आईनी हैसियत इसकी वही होगी। तो उसमें देखें, आईनी तरमीम इसलिए की गई थी कि प्रोविजनल रिजल्ट पे आपको इलेक्शन कराने थे। कानून में लिखा है कि आप हतमी पे कराएं, ऑफिशियल पे, इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन क्रिएट की। तो अभी तक तो लेटेस्ट जो मरदमशुमारी है 2017 की है, ये वाली हो जाती है CCI से या अप्रूव हो जाता है, तो फिर इसकी जो ना हतमी हैसियत हो जाएगी और ये हदबंदियों के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको पता है कि कोई चीज शुरू हुई ही नहीं होती तो उसके ऊपर एतराजात शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि अभी से ही मेरा ख्याल है कि कुछ नेशनलिस्ट हलकों से भी बात हो रही है और मुख्तलिफ बातें हुई, और आपने अच्छी निशानदेही की कि जैसे कराची की बात करें तो MQM ने भी नहीं मानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नहीं मानी। इस बार कोई ऐसी कोशिश की गई है कि पहले से ही जो बड़ी जमातें हैं या उनको थोड़ा सा ऑन बोर्ड लाया जाए, उनको भी समझाया जाए कि यार सर हम इस तरह कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है तो बता दें हमें। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ये 2017 के आफ्टर मैथ में बहुत डेलिब्रेशंस हुई थी, तो मैं आपको, आई वोंट ड्रैग यू इन द डिटेल के उसकी तफसीलात में वक्त भी नहीं है। कट इट शॉर्ट, जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरकर्दगी में एक कमेटी बनी थी और उसने 12 सिफारिशात पेश की थी। तो 13 जनवरी को जो CCI ने अप्रूव की ना 12 सिफारिशात, और उसमें वर्क प्लान और ये सारा हमारा बजट सारा प्रोसेस शामिल था, उसी की बुनियाद पर हम कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी चीज़ ये थी कि पिछली दफ़ा आपने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, तो मेक श्योर कि इस दफ़ा कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, वो ऑन बोर्ड हो। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं और मेरी टीम चारों सूबाई दारुल हुकूमतों के और एरिया गवर्नमेंट्स में 4 चक्कर लगा चुके हैं। चीफ सेक्रेटरीज को हमने एक्सप्लेन किया है, फिर उनकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग सेशंस में, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस, उनका रोल, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है और बताया कि जनाब ये शफाफियत है, इसमें एक्सेस आपके पास भी होगी मॉनिटरिंग की, ये सब कुछ उनको वाजे किया है। फिर सियासी जमातों में सॉरी डॉक्टर साहब, कतलामी के माजरत, एक हमें छोटा सा है और फिर बस 1-2 आखिरी सवाल आता है। वेलकम बैक। चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के बारे में हम बुनियादी मालूमात हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि ये 1 महीने की पूरी एक्सरसाइज है, उसके बाद एक महीना जो है ये इसके रिज़ल्ट जो हैं फाइनलाइज होने में लग जाएगा और उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कर सकेगा अगले आम इंतखाबात के लिए। एम आई करेक्ट? दैट हैज़ बीन द डिज़ाइन एज येट। इरादा यही है। इरादा यही है। हाँ, अच्छा, होना यही है। अच्छा एक चीज़ है डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने भी कहा शाहजेब के जनूबी एशिया में पहली बार, और आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि दुनिया भर में
इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ऑन पेपर तो टेक्निक ये मतलब ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, सब कुछ भी होना चाहिए। थोड़ी सी मुझे वो वाली याद आती है जो एतराज़ात किए जाते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, कि भाई अगर इतना अच्छा है तो फिर पूरी दुनिया में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा। तो अब थोड़ी सी जो कंसर्न्स होती हैं हमारी अबाउट सेफ्टी ऑफ डेटा, या कि मतलब इनके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो सके, तो अगर थोड़ा सा मुझे बता सकेंगे ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या रहा है डिजिटल सेंसस का? ग्लोबल एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अभी तक जो ना 20 ममालिक हैं जिन्होंने अब कन्वेंशनल सेंसस से वो डिजिटल बन गए हैं, और हमारे रीजन में 4 या 5 हैं। ईरान है, तुर्की है, इजिप्ट है, अगर आप अफ्रीका को भी मिला लें तो ज़्यादा ममालिक नहीं हैं। बाकी ये कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब आपके इदारे की डिजिटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो फिर उसमें इतना नर्व आता है कि वो अगर जैसे बड़े सर्वे हैं वो डिजिटाइज कर ले, प्राइस सिस्टम डिजिटाइज कर ले, तो फिर वो ये सोचता है कि मैं एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ भी जा सकता हूँ, सेंसस को डिजिटल कर लो। इसके मतलब फ़वाइद बेहिसाब हैं अगर आप वो कैपेबिलिटीज़ हासिल कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे शुमारियात है पाकिस्तान का, ये जितनी भी आप SPI CPI देखते हैं ये डिजिटली कलेक्ट होती हैं। दुकानें जहाँ से लोकेशन से प्राइसेस हैं वो जियो टैग होते हैं। जितने बड़े फ्लैगशिप सर्वे हैं, पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट, लेबर फोर्स सर्वे, सब डिजिटली होते हैं। तो उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कहा कि जनाब ये डिजिटल करेंगे। इसके बाद जो आपके फ़वाइद होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं 1 मिनट बात कर लूँ अगर वक्त है। जी देखिए इसमें देखिए जो आमतौर पे सेंसस में पूछते हैं ना कि जनाब घर की है कैफियत क्या है, मकान किस तरह का बना हुआ है, कमरे कितने हैं, जेंडर, तालीम, सेहत, डिसेबिलिटी, है तो कन्वेंशनल सवालात हैं। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जियो टैगिंग। अगर आपने स्ट्रक्चर जियो टैग कर लिए तो आप सोचें जो इम्कानात हैं, यानी जितनी आपकी सर्विस डिलीवरी है, मर्चेंडाइजिंग है, आपका जो बिल्कुल मफलूज जो डाक का निज़ाम है वो सब का सब रिवाइटलाइज हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज का और जो मर्चेंडाइज का, डिलीवरीज का, वो सिस्टम आपका बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत सारे कारोबार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसमें हम करने जा रहे हैं जो अभी तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, इकोनॉमिक सेंसस करने जा रहे हैं। यानी जब हम घर आएंगे और देखेंगे कि हाउस होल्ड या स्ट्रक्चर की जुज़वी या कुल्ली कोई माशी हैसियत है, वो रिटेल में हो सकता है, वो लाइफ स्टॉक में हो सकता है, वो हेल्थ सर्विस में हो सकता है, कॉस्मेटिक्स में, बेहिसाब चीज़ें, तो वो भी असर्टेन हो जाएगी। अभी तक आपके पास जो डेटा या रिपोर्ट्स हैं वो आमतौर पे सोशल साइट पर है, पॉवर्टी पर लिटरेचर भरा हुआ है, डेटा भरा हुआ है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, आउट ऑफ स्कूल, जिसे इकोनॉमिक्स में हम रियल साइट कहते हैं, सप्लाई साइट कहते हैं, वो खाली हमारी। तो जब आपके पास ये डेटा आएगा कि किस तरह के क्लस्टर बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के किस जगह हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप उसको लिंक कर सकते हैं या करने के फ़वाइद क्या हैं, या उसके लिए पॉलिसी गैप्स क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं। वो अभी तक सिलसिला मरबूत तरीके से नहीं शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंफॉर्मेशन सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये मरबूत तरीके से बहरहाल एग्जिस्ट अच्छा डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, एक चीज़ जो हमारे यहाँ तारीख़ में 6 दफ़ा मरदमशुमारी हो चुकी है और किसी पे भी लोगों का इत्मीनान नहीं रहा, 1951 से लेकर 2017 तक, उसमें कई मुआज़ात भी देखने में आए। मसलन अचानक पता चला कि किसी ख़ास इलाके की आबादी पिछली मरदमशुमारी के 250 गुना बढ़ गई, किसी की जो है उतनी ही रही जितनी पिछली मरदमशुमारी में थी। तो ये जो चमत्कार हम देखते रहे हैं, तो अब इसकी क्या ज़मानत है कि ये मौजज़े दोबारा नहीं होंगे? देखिए मैं तो ज़ाहिर यही कहूँगा कि जितनी शफाफियत लेके आ सकता था और जितना उनको, भाई मैं बाकी सूबों में 4-4 दफ़ा गया हूँ, सिंध जिसको सबसे ज़्यादा शिकायत थी मैं 7 दफ़ा गया हूँ कुलवा, तो सबको फर्दन दिखाया है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपको बता दूँ, पूरे प्रोसेस का बता दूँ, आपको हर स्टेज पे शामिल कर लूँ। उसके बाद मैं आपसे जो ना रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी माने इसको। बाकी की देखिए सेंसस के साथ पॉलिटिकल इसके साथ चीजें जुड़ी हैं, रिप्रेजेंटेशन और रिसोर्सेज दोनों हैं, तो इसमें तो हर एक का नेगेटिव इंसेंटिव है ओवर काउंट करने का। शिकायत तो रहेगी चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। अच्छा, मजहब का खाना भी है इस फॉर्म में? जी आपकी आवाज नहीं आई। मजहब का खाना है इसमें, इस फॉर्म में? मजहब का फॉर्म में है, मजहब का खाना मतलब आपने मजहब डिक्लेयर करना है? हम हाँ
अच्छा अच्छा, और साथ ही जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, लिसानी, तो ये भी पता चलेगा कि कौन से लोग कहाँ पे ज़्यादा बस रहे हैं। ये आपकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन मैं ये समझाऊं कि शायद आप लिसानी कोई कॉलम पूछ रहे हैं ज़बान का। जी। हाँ, उसमें है, ज़बान का है कॉलम, जो मेजर ज़बानें पाकिस्तान की वो हैं, इलाकाई ज़बानें जो छोटी वो भी शामिल हैं, तो ज़बान का कॉलम है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, में आपने समझाया। उम्मीद है कि इसके साथ RTS वाला सीन नहीं होगा। ये जो है ना, ये जो उन्होंने बताया काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये चीज़ें। हम बार बार जो बात करते हैं कि हमारी गवर्नेंस में जब तक आप डिजिटल एलिमेंट नहीं लाएंगे ताकि मैनिपुलेशन ना हो, उसमें करप्शन ना हो, मतलब मुझे तो काफ़ी हैरत है कि ये इतने बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज हो रही है, डिजिटल हो रही है, और 14 अरब रुपए का खर्चा है भैया इस एक्सरसाइज तो होगा ना यार। अच्छा, अब इन्होंने बात की थी ना तुर्की की, और फिर जाहिर है कि मिस्र की नहीं, तुर्की की भी बात की थी। तो एक चीज़ याद आई, क्योंकि अब जाहिर है कि सेंसस सियासत के साथ जुड़ा हुआ है और बिलखसूस इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हुकूमत जमात है वो नहीं चाह रही कि इलेक्शंस हो जाएं और बड़े बड़े बहाने बनाए जा रहे हैं ना। तुर्की की बात की तो अभी कल ही सदर एर्दोगान ने ऐलान किया है कि हालांकि आधा मुल्क तबाह हो गया है ज़लज़ले, फिर भी मई में हालांकि 50,000 से जायद अमवात हुई हैं, इलेक्शन फिर भी होंगे, जून में होंगे। जून में। थोड़ा सबक सीख लें, सबक सीख। बरादर मुल्क है, कड़वी गोली है, कड़वा घूंट पी लें, हार जाए अगर आपने हारना है, लेकिन कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।